हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रुपिंदर कौर और आज हम इस लेक्चर में देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी इकोनॉमी के लिए, राइट? और ये सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं है, जो इससे पहले भी मैंने करवाया उसमें भी है बहुत बार कि ये सेकेंडरी सेक्टर को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, राइट? तो सबसे पहले देखते हैं कि होता क्या है मेन फंक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का। वो ये होता है कि रॉ मटेरियल को वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कि कॉटन है, बिल्कुल रॉ फॉर्म में कॉटन बॉल है, अब उसको हम पहन तो नहीं सकते, ठीक है? तो क्या करेंगे, उसको हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भेजेंगे, ठीक है? वहाँ पे क्या होगा, वो कॉटन को हैंडलूम से या उसको पावर लूम से या जो और टेक्नोलॉजी है, मशीन्स है, उसके थ्रू उनको स्पिनिंग वीविंग करके एक कपड़ा बन जाएगा, ठीक है, जिसको हम पहन सकते हैं, राइट? सो ये होता है मेन फंक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का। सेकेंड, ये सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। प्राइमरी में क्या होता है, याद करो, एग्रीकल्चर और जो सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्ट्स यूज मिलते हैं हमें, ठीक है? सेकेंडरी में क्या आ गया, इंडस्ट्रीज आ गई हमारे पास, और टर्शरी में सर्विसेज, ठीक है? फिर ये क्या है, डेफिनेटली डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करती हैं, राइट? इंपॉर्टेंस, बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट? कैसे होता है ये बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? फर्स्ट, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस हमारा कैसे, कि सपोज हमारे इंडिया में अभी क्या है, मोर देन 60% ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल जॉब्स, उस पर डिपेंडेंट है, जबकि ज़रूरत सिर्फ इवन 1/3 ऑफ देम की है, ठीक है? सो इतना ज़्यादा वहाँ पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है कि लोग वहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं और उनकी ज़रूरत भी नहीं है। तो क्या है कि अगर इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा डेवलप होंगी तो वो लोग वहाँ से उठ के इंडस्ट्रीज़ में आके काम करेंगे, ठीक है? और जहाँ पे चीप लेबर की ज़रूरत भी है, ठीक है? नेक्स्ट, ज़्यादा जॉब्स आएंगी, जो मैंने अभी आपको बताया। फिर फॉरेन एक्सचेंज, अगर हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के लिए एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा तो क्या होगा, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बनेंगी, ज़्यादा प्रोडक्ट्स हम करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो उनको हम एक्सपोर्ट भी कर देंगे। उससे क्या होगा, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है? फिर क्या है, नेशनल प्रॉस्पेरिटी, डेफिनेटली, ठीक है? अगर कंट्री ग्रो कर रही है, हमारा ट्रेड ग्रो कर रहा है, पर कैपिटा इनकम ग्रो करेगी, तो प्रॉस्पेरिटी तो अपने आप आएगी, नेशनल प्रॉस्पेरिटी, ठीक है? फिर नेक्स्ट हम देखेंगे एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को मिला के ये जो जीडीपी का शेयर है वो है 17% शेयर है, ठीक है? दोनों के मिला, और बाकी जो है ऑलमोस्ट बाकी सेक्टर्स जैसे मेन तो 50% तो टर्शरी का ही है, ठीक है? फिर नेक्स्ट, लोकेशन किस चीज़ पे डिपेंड करती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की? सपोज अगर कॉटन है, कॉटन इंडस्ट्री है, तो वो वहाँ पर लोकेट होगी जहाँ पर रॉ कॉटन उनको मिल जाएगी, ठीक है? तो रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेबर पे डिपेंड करता है, चीप लेबर है, ठीक है? कैपिटल पे डिपेंड करता है, फिर मार्केट के आसपास, मार्केट हमारे पास अच्छी अवेलेबल हो ताकि हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी ज़्यादा ना देनी पड़े, ठीक है? मार्केट। फिर देखते हैं जी हम क्लासिफिकेशन, अलग अलग चीज़ों की क्लासिफिकेशंस क्या है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्मॉल भी हो सकती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट लार्ज भी हो सकती है, ठीक है? इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ यूज्ड, ठीक है? फिर ओनरशिप के बेस पे, ओनरशिप के बेसिस पे पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेटिव होती हैं। पब्लिक मतलब जो गवर्नमेंट रन होती हैं इंडस्ट्रीज, ठीक है? और प्राइवेट होती जैसे कि रिलायंस, टिस्को, ये सब होगी प्राइवेट, जिनका गवर्नमेंट की कोई ओनरशिप नहीं होती है, वो अपने इंडिविजुअल अपनी प्राइवेट कंपनीज रन करती हैं, ठीक है? फिर कोऑपरेटिव होती हैं जनरली जो किसी एरिया के लोकल लोग मिलके स्टार्ट करते हैं, या फिर दूसरी चीज़ और होती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी होती है, जिसमें गवर्नमेंट का कुछ शेयर होता है, पब्लिक प्राइवेट का कुछ शेयर होता है, एंड दे वर्क टुगेदर, ऑल राइट? नेक्स्ट आती है हमारी रॉ मटेरियल बेस्ड, वो होती है लाइट एंड हैवी। लाइट, अब कॉटन से रिलेटेड है तो लाइट होगी,
ठीक है, अगर हैवी है तो मतलब आयरन एंड स्टील, तो खुद से सोचना है, ऐसा बिल्कुल कॉमन सेंस की बातें हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, एग्रो बेस्ड होती है, मिनरल बेस्ड। एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर, जैसे कि वही कॉटन हो गया, इवन पेपर इंडस्ट्री हो गया, जूट इंडस्ट्री हो गया, ये सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। फूड इंडस्ट्री, ठीक है। फिर आ गया जी हमारे पास मिनरल बेस्ड, मतलब कोल, पेट्रोलियम, इन सब चीज़ों से अगर बेस्ड है तो वो हो गई, ठीक है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो वो क्या होती है जनरली कि जैसे ये वही एग्जाम्पल, मेरा फेवरेट एग्जाम्पल क्या है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये इनके लिए कौन सी इंडस्ट्रीज होंगी, हैंडलूम एंड स्पिनिंग इंडस्ट्री होगी, ठीक है। फिर अब 18th सेंचुरी में क्या था, 18th सेंचुरी में मीन्स 1700 समथिंग ईयर्स में, ठीक है। तो क्या था वहाँ पे, पावरलूम नहीं था, ठीक है। तो क्या था, पावरलूम ने जन्म लिया, राइट। तो वहाँ पे पावरलूम ने जन्म लिया, तो वहाँ से क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। और उस टाइम पे क्या था, जो रॉ मटेरियल थी, जो ब्रिटिश लोग थे, रॉ मटेरियल को क्या करते थे, अपनी अपनी कॉलोनीज से लेके जाते थे, अपनी कंट्री में जाके प्रोड्यूस करते थे इंडस्ट्रीज में, और फिर कॉलोनीज में ही लाके उसको वापस बेचते थे हायर रेट्स पे, ठीक है। दिस इज व्हाट हैपेंड। देन इंडिया में महाराष्ट्र एंड गुजरात में मेन हमारी कॉटन इंडस्ट्रीज हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कॉटन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, सिंपल एज दैट, ओके। वहाँ पे ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा है, राइट। फिर चैलेंजेस हैं कुछ, क्या चैलेंजेस हैं, सबसे पहले तो इरेगुलर पावर सप्लाई। हमारे इंडिया में अभी तक इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन इतनी नहीं हुई है, या फिर अभी तक तो हमारा वायर सिस्टम ही नहीं हुआ, वायरिंग ही नहीं हुई है कुछ विलेजेस की, कुछ ऐसी रीजन्स हैं जहाँ पे आती नहीं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये जो इरेगुलर पावर सप्लाई है ये हैम्पर करती है प्रोडक्शन को, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है स्टिफ कंपटीशन। अब बाहर के जो ब्रांड्स आते हैं हमारे पास, इंडिया में आ जाते हैं ब्रांड्स, वो कितना ज़्यादा टफ कंपटीशन देते हैं हमारे इंडियन। अब ऑब्वियसली मार्केट में जाते हैं तो अगर आप ऐसे गैंट या यूएस पोलो एसोसिएशन, कुछ ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स आप देखते हैं, तो आप क्या करते हैं, येस यू आर लोड बाय देम। और फिर जो इंडिजिनस जो हमारे क्लोथ्स होते हैं, तो उनको तो देखते ही नहीं हैं लोग, है ना, आ रहा है ना कॉम्पिटिशन। फिर ओल्ड मशीनरी, ठीक है, इतना ज़्यादा हमारे पास कैपिटल नहीं है, मशीनरी भी ओल्ड है, ठीक है। तो क्या होगा, आउटपुट भी अच्छी नहीं हो रही है, स्लो हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ऑल इन ऑल ये जो फैक्टर्स हैं ये हमारी कॉटन इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। सेम जूट आ गया हमारे पास। जूट को हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स कलर ऑल्सो एंड बिकॉज इट्स कॉस्टली ऑल्सो, ठीक है। एंड अनदर थिंग इज कि इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर है, इससे रोप्स भी बनती हैं, राइट, इससे गनी बैग्स बनते हैं, ठीक है। जूट हो गया। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट, और ये कहाँ होता है, जनरली वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। इसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, और इवन कि जब इसको कटिंग भी कर देते हैं उसके बाद जो इसका शूट होता है, काफ़ी देर तक उसको पानी में डुबो के रखो, फिर जाके वो शूट अलग होता है, फिर उसकी रोप्स बनती हैं, सॉफ्ट होता है वो, ठीक है। तो ये होता है जूट इंडस्ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट, हुगली रिवर से ये ट्रांसपोर्टेशन होती है इसकी, राइट। इसके भी कुछ चैलेंजेस हैं। वो चैलेंजेस क्या हैं कि सबसे पहले तो ये महंगा है, ठीक है, और जो मशीनरी इसको प्रोड्यूस करने में, जो रोप्स और बैग्स बनाने में यूज़ हो रही है, वो बहुत ही आउटडेटेड है, लेबर नहीं मिलती है इसके लिए। और सबसे मेन जो चैलेंज आ रहा है वो है सिंथेटिक फाइबर्स, जैसे कि नायलॉन, राइट। ये जो सिंगापुर एंड जापान वाला एरिया है, ये जो सिंथेटिक फाइबर्स को इतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं और इतने कम कॉस्ट पे कर रहे हैं कि जूट को इतना टफ कंपटीशन मिल रहा है। बट नाउ इंडिया हैज स्टार्टेड टेकिंग स्टेप्स टू प्रमोट जूट, राइट। फिर आ गया हमारे पास शुगर। शुगर कितनी इंपॉर्टेंट है, डेली लाइफ में कितना ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, और शुगर कहाँ से मिलती है हमें, शुगर केन से मिलती है, और शुगर केन बहुत ज़्यादा होता है इंडिया में, ठीक है। फिर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, और सबसे बेस्ट क्वालिटी का शुगर केन यहाँ मिलता है। क्यों, बिकॉज वहाँ पे हाई सक्रोज कंटेंट है, राइट। एंड इस इंडस्ट्री के बारे में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बता दूं कि जैसे ही हमने शुगर केन को काटा, उसी टाइम से उसमें जो सक्रोज कंटेंट है धीरे धीरे कम होने लग जाता है, राइट। सो जितना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का डिस्टेंस, उतनी ज़्यादा डिग्रेडेड क्वालिटी,
ठीक है, तो इसीलिए क्या प्रेफर किया जाता है, जहां पे शुगर केन ग्रो किया जाता है बिल्कुल उसके पास ही इंडस्ट्री हो, राइट ये है। तो इसके चैलेंजेस क्या है, डिलेड ट्रांसपोर्ट। अब अगर अच्छा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी फिर प्रोडक्ट की, राइट। फिर ओल्ड मशीनरी, ये तो है ही है, ये तो आपने हर सेक्टर में डाल देना, अभी ओल्ड मशीनरी है, ठीक है। और ऊपर से क्या है, सीजनल इंडस्ट्री है, हर सीजन में ये ग्रो नहीं होते हैं, जब पानी बहुत ज़्यादा होता है तभी ग्रो होते हैं, सीजनल इंडस्ट्री है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ फैक्ट्स हैं, उसको अगर आपको एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं फॉर दैट, कि फर्स्ट कॉटन मिल 1854 में बनी थी इंडिया में, फर्स्ट जूट मिल 1859 में, एंड फर्स्ट शुगर मिल, यहाँ आर है, फर्स्ट शुगर मिल 1903 में, दैट्स इट। फिर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, मिनरल्स जैसे कि आयरन ओर की बात कर लेते हैं, आयरन एंड स्टील की बात करते हैं, बेसिक इंडस्ट्री। वाई? बिकॉज आयरन के बिना आप हमारे घर खड़े नहीं हो सकते हैं, ठीक है, आयरन इतना बेसिक है हमारे लिए। फिर रॉ मटेरियल इसके लिए क्या क्या यूज होता है, आयरन ओर डेफिनेटली, ठीक है, कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन, ये तीनों चीजें यूज होती हैं 4:2:1 की रेशो में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू में ये मिलता है। अब कहाँ है छोटा नागपुर प्लेट्यू, मैंने बहुत बार ये मैप बनाया है, सपोज दिस इज इंडिया, राइट, तो इस एरिया के आसपास यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू है, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आयरन एंड कोल मिलेगा, ठीक है, ये हो गया। इसीलिए जो हमारे जो दुर्ग वाला एरिया है, ये टिस्को वाला एरिया, वो यहीं पे है, फाइन। नेक्स्ट चैलेंजेस, सेम इसके चैलेंजेस क्या है, पावर सप्लाई नहीं है जी अच्छी हमारे पास, ठीक है, लेस प्रोडक्टिव लेबर है। अब पावर सप्लाई ही नहीं है, ओल्ड मशीनरी है, तो प्रोडक्टिव कैसे हो जाएगी लेबर, ठीक है। फिर हाई कॉस्ट ऑफ कोकिंग कोल, ये कोकिंग कोल भी हमारे पास इंडिया में अच्छा कोल नहीं मिलता है हमें, ठीक है, एंथ्रासाइट या उस क्वालिटी का कोल हमें नहीं मिलता है, ठीक है, तो हमें क्या करता है, जनरली हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, तो इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, राइट। फिर क्या है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेफिनेटली ओल्ड मशीनरी, राइट। फिर एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम हमें कहाँ से मिलता है, बॉक्साइट से मिलता है। बॉक्साइट क्या होता है, एल्यूमिनियम का ओर होता है, Al2O3, राइट, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बॉक्साइट, तो ये है एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। फिर क्या इसके यूजेस है, एक तो ये गुड कंडक्टर है, एल्यूमिनियम वायर्स आती है हमारे पास, ठीक है, गुड कंडक्टर है, इट्स मैल्यूएबल, इसको शीट्स में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, राइट। और इसका यूज कहाँ होता है, एयरक्राफ्ट्स में, बिकॉज बहुत लाइट होता है, ठीक है, तो एयरक्राफ्ट्स में यूज होता है, वायर्स, यूटेंसिल्स, एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स, राइट। और वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा में ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा है, राइट। केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल्स कैसे कैसे, जैसे कि एसिड हो गया हमारे, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये इंपॉर्टेंट है जो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। फिर हमारे पास प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हो गए, सिंथेटिक फाइबर्स हो गए, जैसे मैंने नायलॉन की भी बात की थी, और ऐसे फाइबर्स हैं, ठीक है। तो ये केमिकल इंडस्ट्री जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है, 3%, राइट। फर्टिलाइजर्स, अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लग गई है, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स की, ठीक है। तो इंडिया में जनरली नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की डिमांड है, जो क्या करते हैं, क्या नाइट्रोजन, एक तो मैं बताती हूँ आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, NPK, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये जरूरी होते हैं, और इंडिया में इनकी सबसे ज्यादा डिमांड है, राइट। फिर रॉ मटेरियल में क्या है, पोटैश यूज होता है, जो कि हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, तो होते हैं कॉस्टली फिर ये, ठीक है। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि मैंने अभी आपको बताया, HYV सीड्स की वजह से हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है, जब से हमारे यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दीज काइंड ऑफ फर्टिलाइजर्स, ओके। सीमेंट इंडस्ट्री, अब ये भी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना घर कैसे बनेंगे, ठीक है। इसके लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए हमें, सबसे पहले एल्यूमिना चाहिए, सिलिका चाहिए एंड लाइमस्टोन चाहिए, 3 इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है, एल्यूमिना, सिलिका एंड लाइमस्टोन। यूज क्या है सीमेंट का, कंस्ट्रक्शन में है डेफिनेटली, और फर्स्ट सीमेंट प्लांट हमारा यहाँ लगा था 1904
2004 में लगा था, राइट? कुछ नहीं है, सिंपल फैक्ट्स हैं, 2-3 फैक्टर्स है। अगर सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में आपको पूछ लिया जाता है, 3 आप पॉइंट्स लिख दो अच्छे से विद अ गुड लैंग्वेज एंड यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स। एंड जहां भी हो सके प्लीज यूज मैप्स, ठीक है? ऐसा नहीं जैसा मैं बनाती हूँ, ठीक है? सपोज अगर आप बिल्कुल एक रफ फॉर्म में भी ऐसा बना देते हैं, अगर आप ऊपर से स्टार्ट करें, ठीक है, बिल्कुल यू नो इट जस्ट नीड्स अ लिटिल प्रैक्टिस। ऐसे करके आप बनाएंगे, ये गुजरात आ गया, ये हमारा साउथ आ गया, राइट? यहां से आप आए और ये हमारा इंडिया हो गया। हाउ टफ इज दैट, राइट? तो यहाँ पे अगर आप शो भी करना है छोटा नागपुर प्लेट्यू, थोड़ा ऐसे शो कर सकते हैं, राइट? इट विल फेच यू थोड़ी सी एक्स्ट्रा मार्क्स लाइक चेरी ऑन टॉप, ओके? फिर नेक्स्ट हम देखते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। 30 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में, ठीक है? और सबसे मेन जो सेंटर्स हैं वो है पुणे, दिल्ली, बेंगलुरु, और कुछ नहीं, बस ये, ठीक है? यही आपने जानना है। और इंडिया में तो मारुति और ये सब तो इतना ज़्यादा चलते हैं, फाइन इंडियन इंडस्ट्रीज हैं। फिर आईटी इंडस्ट्री जो हमें हेल्प करती है बहुत ज़्यादा, और बैंगलोर तो इतना फेमस है, ठीक है? जैसे कि यूएसए में सिलिकॉन वैली है, वैसे ही इंडिया में है ये इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, ये बेंगलुरु है, राइट? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। एंड डेफिनेटली क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, हमारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो बहुत ही हाई प्रिसीजन वाले बनते हैं, बहुत ही हाई फंक्शंस वाले बनते हैं, वो यहीं पे तो बनते हैं, ठीक है? यहीं पे यूज़ होते हैं। फिर अब हमारे पास इंडस्ट्रीज तो हो गई, कुछ ड्रॉबैक्स भी तो होंगे ना उसके। तो अगर हमारे पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन उसकी कुछ कीमत भी है जो हम पे कर रहे हैं, क्या है? पोल्यूशन, राइट? एयर पोल्यूशन होता है, ऑब्वियसली इतना धुआं निकलता है, इतने केमिकल्स निकलते हैं, एंड समटाइम्स इट्स ऑल्सो वेरी स्मेली, राइट? तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हो गया, बिकॉज रिवर्स में सारा जो वेस्ट जाता है, वी डोंट इवन ट्रीट इट, वी आर सो कैजुअल अबाउट इट, वी डोंट इवन ट्रीट इट, राइट? सो थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन क्या होता है? थर्मल पोल्यूशन वो होता है, सपोज देयर इज अ रिवर और फैक्ट्री में कुछ किसी चीज़ के लिए बॉइलिंग वाटर यूज़ हुआ, उसके बाद उसका यूज़ नहीं है, तो क्या करेंगे? फैक्ट्री में वापस डिस्कार्ड कर देंगे दैट बॉइलिंग वाटर, गर्म पानी। और क्या होगा उससे? जो फिश होती हैं या और उसके साथ जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है? दैट इज थर्मल पोल्यूशन, उनके लिए वो टेम्परेचर सही नहीं होता है। फिर नॉइज पोल्यूशन, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, बहुत ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन होती है, उससे क्या होती है? हमें गुस्सा आता है, बीपी बढ़ जाता है, ठीक है? तो ये है जो हम कॉस्ट पे कर रहे हैं अभी, ओके? हाउ टू कंट्रोल इट? सबसे पहले तो पेड़ लगाओ भाई, पेड़ लगाओ, ठीक है? क्या करेगा वो? जितना मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, जितनी हार्मफुल गैसेज होती है उसको नीचे बिठाएगा, खुद एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है? फिर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर एंड वेस्ट, अगर आप यूज़ कर रहे हैं पानी, अगर उसमें हार्मफुल केमिकल्स है, व्हाई डोंट यू ट्रीट इट? गवर्नमेंट शुड मेक सच स्ट्रिक्ट रूल्स कि अगर आपने पानी ऐसे बाहर फेंका तो आपकी फैक्ट्री बंद, राइट? बट दीज काइंड ऑफ रेगुलेशंस आर स्टिल नॉट इंटैक्ट, अभी है नहीं, राइट? तो ये हो गया। अवॉइड हॉट वाटर डिस्पोजल एंड नॉइज एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज़ करो ताकि बाहर ना जाए नॉइज, राइट? तो ये देखा हमने हमारी इंडस्ट्रीज़ के बारे में, राइट? और कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी डेवलपमेंट के लिए, और क्या उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, उसकी कैटेगरीज क्या हैं अलग अलग, बेस्ड ऑन द मटेरियल दे यूज़, बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल, राइट? एंड जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, याद रखना कि मैप ज़रूर डाल देना, कुछ डायग्राम डालना हो प्लीज़ डाल देना बेझिझक होके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।